हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। तो बच्चों, हाल चाल बताइए अपना। बढ़िया है। चलिए, तो आज से हम लोग बिहार बोर्ड का, ठीक है, बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि पोषण चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं श्वसन से। ठीक है बच्चों, पोषण का भी लेक्चर आ जाएगा, डोंट वरी। आज के क्लास में हम लोग श्वसन स्टार्ट करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद याद रखना, संडे को एक लेक्चर आएगा श्वसन का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो उस लेक्चर को मिस मत करना। चलिए, तो समझ लेते हैं कि श्वसन सर क्या है कि नहीं। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चे लोग, ठीक है। श्वसन के बारे में, शोषण नहीं श्वसन, है ना। गुड। चलो, अब एक बात बताओ कि किसी भी जीव जंतु को कोई भी काम करने के लिए, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है, ठीक है, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये क्या है? कोई काम है, कोई एक्टिविटी है, ठीक है। तो कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है। और ये ऊर्जा कहाँ से आता है बच्चों? ऊर्जा आता है आपका भोजन से। जब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा मिलेगा नहीं, ठीक है। और भोजन को पचाने के बाद उसमें ऊर्जा निकालने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन का भी जरूरत होता है। इसलिए तो हम लोग सांस लेते हैं, है ना। सांस लेते हैं ना जी। गुड। और सांस में क्या लेते हैं? एनवायरमेंट से ऑक्सीजन अपने अंदर इनटेक करते हैं, ठीक है। तो मालूम है कि हम लोग दाल चावल रोटी कुछ भी एकदम खाए जा रहे हैं, खाने के बाद जाता है एकदम दांत, फिर माउथ में जाता है, माउथ में कुछ प्रक्रिया होता है, दांत काट करता है, फिर लार इसमें मिलता है, फिर तुम्हारा आहार नाल के द्वारा अमाशय में जाता है, वहां पर कुछ प्रक्रिया होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में भी कुछ प्रक्रिया होता है पाचन का, ठीक है। और पाचन का जब अंतिम प्रक्रिया हो जाता है, यानी कि जब पाचन समाप्त हो जाता है, तो वही भोजन हमारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये बात सबको मालूम है कि नहीं। फिर क्या होता है? छोटी आंत का जो दीवार है, छोटी आंत का जो दीवार है बच्चों, उस ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद रक्त के द्वारा शरीर के हर एक कोशिका में पहुंचाया जाता है भोजन, ठीक है। और उसी प्रकार से जब हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी रक्त के द्वारा शरीर के हर एक कोशिका के पास पहुंच जाता है, ठीक है बच्चों। अब समझना ध्यान से कि बेसिकली हो क्या रहा है। आपको मालूम है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोल रहे हैं, ठीक है। और इस ग्लूकोज में जब हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन का योग कर देते हैं, तब जाकर के कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे, अच्छा एक बात आपको मालूम होगा, केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में पढ़े हैं, ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का किसी भी सबस्टांस में जब ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, ठीक, याद कर लेना। यहाँ पर देखो, ग्लूकोज में जो कि भोजन है, ठीक है, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, जोड़ का मतलब योग ना होता बच्चा, हाँ, ठीक है। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तब जाकर के फॉर्मेशन होता है बच्चों जल का, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया होता कहाँ है? आपके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ऊर्जा बनता है बच्चों, ये ऊर्जा ATP के रूप में संचित किया जाता है, यानी कि स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं?
श्वसन बोल रहे हैं, या फिर अंग्रेजी भाषा में रेस्पिरेशन बोलते हैं। सर ये तो थोड़ा सा उतना पता नहीं चला, क्या क्या बता दिए है ना, थोड़ा सा लिख के बताइए। देखिए लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जंतु भोजन का ऑक्सीकरण करके क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जंतु भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, और समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अब ध्यान से समझो, अब समझ में आएगा। ग्लूकोज है जो कि भोजन ही है, भोजन जो हम लोग खा रहे थे, दाल चावल रोटी जो भी है, यही भोजन पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं, योग कर देते हैं ऑक्सीजन का, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये हुआ सर कि भोजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और भोजन का ऑक्सीकरण होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है आपका जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो कोई भी जीव जंतु भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करता है या फिर ऊर्जा उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि श्वसन हम लोग किसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। माइक चालू है ना बच्चों? ठीक, हो गया, डन है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि श्वसन का क्रिया विधि किस तरीका से होता है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। तो अगला हेडिंग बनाना, श्वसन का क्रिया विधि। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ हम लोग फोटो बनाएंगे, डायग्राम है ना, उस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो तो समझना ध्यान से। ये डायग्राम आपको भी बनाना है, ठीक है ना। हाँ देखो, ये आपका हो गया नाक, नासिका, ठीक है ना, और इसी नाक से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो इस वाला जो क्षेत्र तुमको दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं ना पर्यावरण है या फिर वातावरण है। ठीक है,
वातावरण सर इसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है बच्चों, हवा होता है, और हवा के अंदर बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब जब हम लोग सांस लेते हैं ऐसे, तब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारे नाक के द्वारा आ जाता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, और यही ऑक्सीजन फिर क्या होता है, अब यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन ट्रेवल करके आता है कहाँ पर, फेफड़ा में। ठीक है ना, ट्रैकिया के द्वारा जैसे पहले सांस लिए, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर नाक के पास है, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, हमारे अंदर गया, फिर यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर टच करोगे ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। इस ट्रैकिया के द्वारा जाता है हमारा कहाँ पर, फेफड़ा के अंदर। और फेफड़ा में एक गुब्बारे जैसा संरचना होती है जिसको वायु कोश बोलते हैं, इस तरीके से होता है, देखो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वायु कोश। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ से घूमते 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 आ जाता है आपका कहाँ पर, वायु कोश के अंदर। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, और इसी वायु कोश से लगा होता है आपका, क्या लगा होता है, रक्त वाहिनी। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं रक्त वाहिनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रक्त वाहिनी में क्या घूमता है, ब्लड, यानी कि रक्त इसमें बहेगा। ठीक है, अब समझना एक बार ध्यान से। सबसे पहले ऑक्सीजन हम लोग वातावरण से लिए और अपना अंदर खींच लिए, समझ में आ गया। यहाँ से ऑक्सीजन पूरा घूम करके आया कहाँ पर, फेफड़ा के अंदर, और फेफड़ा में एक गुब्बारे जैसा संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं, वायु कोश बोलते हैं। और यहाँ पर आने के बाद इससे जुड़ा हुआ होता है बहुत सारा रक्त वाहिनी। ठीक है, अब रक्त में ये यहाँ से जो ऑक्सीजन है आपका चला जाएगा कहाँ पर, रक्त के अंदर। आपको अब ये मालूम है कि रक्त जो है शरीर के हर एक भाग में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ से जो है फिर ऑक्सीजन घूमता हुआ चला जाता है रक्त के, रक्त वाहिनी के दूसरा भाग की तरफ। ठीक है, आपको अभी नहीं मालूम होगा कि रक्त वाहिनी 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो होता है आपके शरीर का जो भी उत्तक है, ठीक है, देखो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोशिका है, ये एक अलग कोशिका है, ये एक अलग कोशिका है, ये एक अलग कोशिका है। तो जब एक से ज्यादा कोशिका एक साथ मिल जाता है, इस समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो ये आपका उत्तक है। ठीक है, अब यहाँ से फिर जो है ऑक्सीजन आपका चला जाता है कहाँ पर, उत्तक के अंदर या फिर कोशिका के अंदर। बात समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी बताए थे कि ग्लूकोज जो है यानी कि भोजन जो है छोटी आंत के दीवार से अवशोषित होने के बाद रक्त के द्वारा पहुंच जाता है कहाँ पर, हर एक कोशिका में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 ये भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। तब जा करके क्या करेगा, वाटर यानी कि जल का निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, और इसके साथ साथ ऊर्जा का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, नुकसानदायक होता है, तो उसको शरीर से निकालना
जरूरी है। तो इसी प्रक्रिया से फिर से यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा कोशिका के अंदर बना हुआ है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलकर फिर ये इस रक्त वाहिका में जाएगा और फिर यहाँ से घूमते हुए ट्रेवल करके यहाँ पर आएगा। यहाँ के बाद फिर से आपका जाएगा वायु कोश में, और वायु कोश के बाद फिर से यहाँ पर आएगा और फिर नाक के द्वारा ही चला जाएगा कहाँ पर, वातावरण में। तो इस तरीका से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाकर के हर एक कोशिका के पास पहुंचता है और अपना अपना काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था कि किस तरीका से ऑक्सीजन पहुंचता है, क्योंकि आप लोग ये तो जानते हैं ना कि किस तरीका से ग्लूकोज बनता है, पोषण चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, और बनने के बाद अवशोषित होने के बाद किस तरीका से पहुंचता है हर एक कोशिका में, ये बात आपको मालूम था। ठीक है, और ये बात आपको नहीं मालूम था, इसीलिए आपको एक ओवरव्यू बता दी है कि इसी प्रकार से जो है सो पहुंचता है क्या, ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन, तब जाकर के ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक बेसिक आपका आइडिया बताया है और इस चीज को आप लोगों को कॉपी के अंदर नोट जरूर करना है। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी नोट कर सकते हो या फिर साथ साथ नोट करो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चर्चा करते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली श्वसन जो है बच्चा दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं। श्वसन होता है दो प्रकार के, एक को बोलते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है, और दूसरा अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में भी हम लोग दो अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्कोहलिक अल्कोहलिक किण्वन और दूसरा है बच्चों लैक्टिक किण्वन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि श्वसन का दो प्रकार है, पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन का भी फर्दर दो टाइप है, एक आपका अल्कोहलिक किण्वन और दूसरा लैक्टिक किण्वन। ठीक है, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायवीय श्वसन के बारे में कि वायवीय श्वसन क्या होता है। ठीक है, चलो चलो ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका लिख लो डेफिनेशन, क्योंकि तुमको परीक्षा में लिखना है ना जी। हाँ लिखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया है ठीक है
जिसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में ठीक है ना, भोजन या फिर ग्लूकोज लिख सकते हो, लिख देते हैं यहाँ पर। का ऑक्सीकरण करके अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस बात को बच्चों ध्यान से समझो। देखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का या फिर भोजन को ऑक्सीकरण करने के बाद क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और यहाँ पर वायवीय श्वसन के अंदर जो ऊर्जा निकलती है वो अधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एक छोटी सी बात तुम लोगों को मालूम होगा। ठीक है सर, सेल के बारे में यानी कि कोशिका के बारे में बता रहे हैं। ये आपका मान करके चल रहे हैं बच्चों कि ये आपका क्या है, कोशिका। ठीक है, कोई भी कोशिका हो सकता है, प्राणी कोशिका बोल लो या फिर पादप कोशिका बोल लो। ठीक है, कोशिका है। कोशिका के अंदर एक सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, यही बात मालूम होगा। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये बात सब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। अब यहीं पर इसी कोशिका द्रव्य में एक और संरचना प्रेजेंट होती है, वैसे बहुत सारा संरचना प्रेजेंट होती है, लेकिन हमको यहाँ पर एक ही जरूरत है, इसीलिए आपको एक ही बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। आपको मालूम होगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बच्चों। हाँ, पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना कि जो ग्लूकोज है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, इसको हम लोग ग्लूकोज बोल रहे हैं। ये ग्लूकोज बच्चों रक्त के द्वारा जब कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका के पहले किस भाग में जाएगा, कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा, और कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद यही ग्लूकोज जो है बच्चों टूट जाता है किस फॉर्म में, पायरूवेट, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य में टूट जाता है, खंडित हो जाता है, किस रूप में, पायरूवेट। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में ऊर्जा भी निकलता है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे एक प्रश्न पूछा जाए कि बताओ ग्लूकोज में कार्बन का कितना परमाणु है, तो क्या बताओगे? कार्बन का 6 परमाणु है, ठीक है। उसी प्रकार से पायरुवेट जो बच्चों 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन का अणु है जिसके अंदर 3 कार्बन के परमाणु कहा जाता है। बात पकड़ में नहीं है? जैसे देखो ग्लूकोज है C6H12O6 जिसमें कार्बन 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है और ऑक्सीजन 6 गो है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से पायरुवेट के अंदर कार्बन का परमाणु कितना होता है बच्चों? 3 होता है, याद रखना, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब ध्यान से समझो, अब कोशिका द्रव्य में जैसे ही ग्लूकोज गया एंजाइम की मदद से, उस एंजाइम की मदद से क्या हुआ? टूट गया, किस फॉर्म में? पायरुवेट में और ऊर्जा में, ठीक है। और फिर कोशिका द्रव्य के बाद यही जो पायरुवेट कहां पर पहुंचता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहां पर लिख देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट फर्दर टूटता है किस रूप में? तुम्हारा जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो क्या क्या बनाया बच्चों? एक तो जल बनाया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और तीसरा ऊर्जा बनाया, ठीक है। ऊर्जा किस रूप में बनाया? एटीपी के रूप में, ठीक है, एटीपी के रूप में संचित होता है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वायवीय शोषण। देखो वायवीय शोषण का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति होगा, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में भोजन यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्लूकोज है जिसको भोजन भी बोल सकते हो। जब ऑक्सीजन, ठीक है, मिल जाता है तब जाकर के ऑक्सीकरण प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज जब कोशिका के अंदर पहुंचता है तो कोशिका के सबसे पहले किस भाग में जाता है? कोशिका द्रव्य में जाता है, और कोशिका द्रव्य में जाने के बाद यही ग्लूकोज टूट करके पायरुवेट बनाता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। फिर ये पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो ये पायरुवेट फर्दर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाता है आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और यही ऊर्जा आपका एटीपी के रूप में संचित कर दिया जाता है ताकि जब भी हमको ऊर्जा का जरूरत पड़े हम ऊर्जा एटीपी से निकाल लें, ठीक है ना। यही आपका हो गया क्या? वायवीय श्वसन। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बच्चों, हो गया है क्या? आगे बढ़े। ओके, आप कहते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आगे कहना बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे अवायवीय श्वसन के बारे में, ठीक है।
अवायवीय श्वसन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करके कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखा टेक्नोलॉजी है ना। देखो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करके कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें याद रखना पहला बात ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होती है। और दूसरा बात याद रखना यहाँ पर जो ऊर्जा निकलता है वो कम मात्रा में निकलता है, ठीक है ना। चलो इसमें भी फर्दर ध्यान से समझो। जब भोजन जो है यानी कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, तो कोशिका द्रव्य में ये जो ग्लूकोज है टूट जाता है और टूटने के बाद पाइरूवेट और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर होता है दो प्रक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तुम्हारा होता है पेशियों में, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन के अभाव होता है, ऑक्सीजन के अभाव में। सर ये कुछ पता ही नहीं चला, क्या बता दिए, अभी बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप लोग एकदम पूरा दौड़े हो, ठीक है, खूब दौड़ने के बाद या ज़्यादा देर चलने के बाद बिना रुके एकदम चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, तो उस समय एकदम पूरा बहुत तेज से एकदम सांस लेना शुरू होता है, हकपने लगता है कि नहीं, ऐसा होता है ना। हाँ, तो वहां पर क्या होने लगता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, इसीलिए हमारा सांस लेने का ये जो रेट है बढ़ जाता है, जल्दी सांस लेना शुरू कर देते ताकि ऑक्सीजन जल्दी मिले, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन का उस समय क्या होने लगता है, कमी होने लगता है, और उसी की वजह से हमारे मांस में, ठीक है, क्या होता है, मांस में एक अम्ल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, और उसी लैक्टिक अम्ल के वजह से एकदम गोर हाथ में ऐठन उठन शुरू हो जाता है, दर्द करने लगता है, ठीक है ना। तो वही आपको बताने जा रहे हैं कि यही पाइरूवेट जब पेशियों में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो मांसपेशियों में क्या होने लगता है, ये निर्माण करता है एक अम्ल का जिसका नाम है बच्चों लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, और इसके साथ साथ थोड़ा सा ऊर्जा भी निकाल देता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी लैक्टिक अम्ल के वजह से आपको मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होना शुरू होता है, ऐठन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, लगता है ना एकदम पूरा गोर बड़ा मशहूर रहा एकदम पूरा इस तरीका से, ठीक है ना। हाँ, तो ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल की वजह से। दूसरा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका ईस्ट के अंदर, ईस्ट पता है क्या होता है, ईस्ट एक प्रकार के कवक है, कवक, ठीक है ना। हाँ, जो ब्रेड बनाता है और साथ ही साथ क्या शराब भी बनाता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये जो पाइरूवेट है बच्चों, ये टूट करके बनाता है इथेनॉल, और इसके साथ साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आया। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझो। अवायवीय श्वसन क्या होता है,
तो याद रखना, अवायवीय श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझो कि सबसे पहले मान के चलते हैं कि आपका रक्त जो है ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया और करने के बाद शरीर के हर एक कोशिका के पास पहुंचा दिया। ठीक है, तो कोशिका के सबसे पहले किस भाग में जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा। तो ग्लूकोज कहाँ पर पहुंचा, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में ये ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है, टूट करके पायरुवेट बनाता है और ऊर्जा बनाता है। फिर पायरुवेट जो है मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तब लैक्टिक अम्ल बनाता है मांसपेशियों के अंदर और थोड़ा बहुत मात्रा में ऊर्जा भी बना देता है। और यही लैक्टिक अम्ल के वजह से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, मसोरने लगता है, ये सब बोलते हैं ना गाँव घर में। हाँ, इस तरीके से। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुआ तो ईस्ट के अंदर यही पायरुवेट टूट करके इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कुछ मात्रा में यहाँ पर भी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तो इसको नोट कीजिए। हो गया, डन है। ठीक है, चलो तो बच्चा पाटे, अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। ठीक है ना, तो हेडिंग बना लीजिए, किण्वन, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फर्मेंटेशन। ऐसे फर्मेंटेशन प्रक्रिया से यानी कि किण्वन की प्रक्रिया से ब्रेड भी बनता है और शराब भी बनता है, इथेनॉल भी बनता है। ठीक है, चलो तो समझ लो कि किण्वन किसको बोलते हैं। तो आपको अभी अभी बताया है, पायरुवेट जो है, पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ठीक है, इथेनॉल इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, किण्वन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और
कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? किण्वन बोलते हैं। और अभी आपको बताए थे कि जो अवायवीय श्वसन है उसका दो प्रकार होता है, अल्कोहलिक किण्वन और क्या, लैक्टिक किण्वन। ठीक है ना? तो अब समझते हैं कि अल्कोहलिक किण्वन क्या होता है। ठीक है, और फिर समझेंगे लैक्टिक किण्वन क्या होता है, और उस पॉइंट को भी लिखेंगे जो आपको बताया है कि मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, किस वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ठीक है, उस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं अगला पॉइंट कि अल्कोहलिक किण्वन किसको बोलते हैं। अल्कोहलिक किण्वन, ठीक है, अल्कोहलिक किण्वन किसको बोलते हैं? तो लिखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 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 क्या, अरे जिसमें क्या, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो यहाँ तक पहले आप लोग नोट करो यहाँ तक। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लिखो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि ईस्ट शर्करा को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ठीक है इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अल्कोहलिक किण्वन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट वो क्या करता है? शर्करा को यानी कि शुगर को, ग्लूकोज को, ठीक है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कोहलिक किण्वन बोलते हैं। याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नोट कर लिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लैक्टिक किण्वन। यहीं पर लिख लो, लैक्टिक किण्वन किसको बोलते हैं? लैक्टिक किण्वन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन
के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे, ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियों में ग्लूकोज ठीक है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया का बोलते हैं लैक्टिक किण्वन। ठीक है समझ में आ गया कि लैक्टिक किण्वन किसको बोलते हैं? जहां पर हमारे शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में ठीक है ग्लूकोज जो है बदल जाता है किस फॉर्म में? लैक्टिक अम्ल में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं लैक्टिक किण्वन बोलते हैं बच्चों। हो गया कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बस छोटा सा 2-4 टॉपिक और है उसको पढ़ा देते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। चलो आप ध्यान से समझो। एक पॉइंट लिख लेना लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे शरीर में हमारे शरीर के मांसपेशियों में ऐसे लिखो लैक्टिक अम्ल के कारण ही जब बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारे शरीर के मांसपेशियों में ठीक है क्या होता है? ऐंठन या फिर क्रैम्प नहीं दिख रहा होगा ना। चलो दूसरा क्रैम्प जिसको हम लोग ऐंठन बोलते हैं। ठीक है ऐंठन होने लगता है। ठीक है बच्चों इसको याद रखना। अब सुनो अब हम लोग जानते हैं कि सर एटीपी के बारे में कुछ बता दीजिए। लिख लीजिए एटीपी के बारे में। सबसे पहले बच्चों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? उसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एटीपी को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। एटीपी को ऐसे लिखो, इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। और कुछ पॉइंट, अब हाँ, अब एक बात ध्यान से समझना, देखो पहले यहां तक नोट करो तुम लोग। हो गया, डन है। चलो अब ध्यान से सुनो, एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है बच्चों एडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, लिख देते हैं नीचे में, ठीक है। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जब एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ करके जुड़ता है, किस वजह से, ऊर्जा की मदद से। सारी बात पकड़नी है। देखो अभी भी तुमको बताया है कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के करने के बाद वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वो ऊर्जा इस्तेमाल होता है एटीपी बनाने में, ठीक है, ताकि ऊर्जा जो है स्टोर हो सके एटीपी के रूप में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एडीपी और फॉस्फेट आकर के मिल जाता है ऊर्जा की वजह से, ठीक है, और तब जाकर के एडीपी ऐसे देखो, एडीपी और इसके साथ साथ फॉस्फेट के साथ एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड का क्या नाम है, इसको बोलते हैं अंतस्थ फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंतस्थ फॉस्फेट सालगंता बोलते हैं इस बॉन्ड को, और इसी एडीपी और फॉस्फेट को मिलाकर के बच्चों हम लोग बोलते हैं एटीपी, ठीक है बच्चों। और ये जो बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटता है वाटर की वजह से टूटता है, और टूटने के बाद लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य उसके बराबर क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है या फिर ऊर्जा निकलती है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हटेगा क्या, ऊपर लिख देते हैं मिटा करके। इसको एक बार आप लोग लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो एक बार। हो गया, चलो अब देखो इसको मिटा करके लिख देते हैं यहीं पर, ठीक है, ध्यान से सुनो। जल का उपयोग करके एटीपी ऐसे लिखो।
देखो जल का उपयोग करने के बाद, अच्छा जल का उपयोग करके एटीपी का अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता, ठीक है, जब खंडित होता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा निकलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो बच्चा एडीपी और फॉस्फेट के साथ ये जो बॉन्ड लगा हुआ है, इसको अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता बोलते हैं। ये बॉन्ड जब वाटर से टूटता है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये बॉन्ड जब वाटर से टूटता है तो लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। समझा गया? फिर से बताते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, एडीपी जिसका फुल फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, एक फॉस्फेट के साथ ऊर्जा की मदद से जुड़ जाता है, तब जाकर के एडीपी और फॉस्फेट में एक क्या लगता है, एक बॉन्ड बनता है, जिसको बोलते हैं अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता। ठीक है, और इस पूरा को हम लोग एटीपी बोलते हैं। जब एटीपी यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटता है वाटर की मदद से, तब जाकर के 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे जैसा लगता है कि हर एक चीज पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कहीं पर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।